আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। केंद्र सरकार ने संसद के आगामी मॉनसून सत्र में जाति आधारित जनगणना विधेयक पेश करने का फैसला किया है। ऐसे में डिलिमिटेशन और संसद में महिलाओं के आरक्षण का काम भी एक साथ शुरू किया जाएगा। देश में जनगणना, जाति आधारित जनगणना, परिसीमान और संसद में महिलाओं के आरक्षण का काम एक साथ शुरू होगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में पहले ही निर्णय ले लिया है। केंद्र सरकार संसद के अगले मॉनसून सत्र में इस संबंध में एक विधेयक पेश करेगी। जनसंख्या और जाति आधारित जनगणना 2026 में शुरू होगा। सीमाओं के निर्धारण का काम भी 2026 से ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि अगर 2021 की जनगणना समय पर हो जाती तो सीमाओं का निर्धारण 2031 की जनगणना के आधार पर किया जाता। प्रशासनिक सीमाएं बदलने की छूट 1 जून 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक की जाएगी। उल्लेखनीय है कि महिला सुरक्षा अधिनियम 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया था। अधिनियम में कहा गया था कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद आगामी परिसीमान और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएगी। जनगणना के लिए क्वेश्चनर, सॉफ्टवेयर और टेक्निकल टूल्स तैयार करने में लगभग 1 से 1.5 वर्ष का समय लगता है। इसके बाद काम शुरू की जाती है, जिसमें 2 से 3 महीने लगते हैं। फिर जनगणना को सत्यापित करने और उसे प्रकाशित करने में 1 से 2 साल लग जाते हैं। बाउंड्री डिमार्केशन कमीशन के गठन में 1 से 2 महीने का समय लगता है। इस मामले में डेटा कलेक्शन करने और उस पर विश्लेषण करने में 6 से 12 महीने का समय लगता है। सार्वजनिक परामर्श में 6 से 12 महीने लगते हैं तथा अंतिम रिपोर्ट 3 से 6 महीने के भीतर तैयार कर ली जाती है। इसे लागू करने में 6 से 12 महीने लगते हैं। इसका मतलब है कि इसे कुल मिलाकर 2 से 3 साल लग जाते हैं। जनगणना पर लगभग 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका मतलब है कि प्रत्येक भारतीय के लिए औसतन लगभग 100 रुपए खर्च किए जाएंगे। जाति आधारित जनगणना के अलावा इसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने का कार्य भी शामिल है। 2019 में केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में 8,754 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया था, जिसमें से 3,941 करोड़ रुपए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट कराने के लिए स्वीकृत किया गया था। हालांकि विपक्षी राजनीतिक दल 2025-26 के बजट में इस क्षेत्र के लिए केवल 578 करोड़ रुपए आवंटित करने के सरकार के इरादे पर काफी सवाल उठा रहे हैं। जनगणना प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 को शुरू होगा, लेकिन इससे पहले 2 कानूनी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। जियोग्राफिक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री 1 जनवरी 2026 से स्थिर कर दिए जाएंगे। प्रशासनिक सीमाएं बदलने की छूट 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिए जाएंगे। जाति आधारित जनगणना के लिए 1948 के जनगणना अधिनियम में भी संशोधन करना होगा। कैबिनेट के फैसले के तुरंत बाद इसके लिए संशोधित विधेयक तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार इस संबंध में विधेयक को मॉनसून सत्र में पारित करने की योजना बना रही है। उल्लेखनीय है कि देश में अंतिम जनगणना 2011 में किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना स्थगित कर दी गई थी। अंतिम पूर्ण जाति जनगणना ब्रिटिश रूल के दौरान 1931 में आयोजित किया गया था। 2011 में भी ऐसा किया गया, लेकिन जाति आधारित आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। फाइनल डिलिमिटेशन 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में किया गया था और यह 2008 तक प्रभावी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स त्रिपुरा स्तर पर राज्य स्तर पर इसमें 7वें स्थान पर पहुंच गया है। हमें इस दिशा में और भी आगे बढ़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह में यह बात कही। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में त्रिपुरा राष्ट्रीय स्तर पर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। त्रिपुरा इस मामले में 3.6% के सूचकांक के साथ राष्ट्रीय औसत से काफी आगे है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि पंचायत राज प्रबंधन में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों को आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शनिवार को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह में बोलते हुए यह बात कही। যে 10টি রাজ্যের মধ্যে কিন্তু আমরা চলে এসেছি এবং সেখানে আমরা 10টি রাজ্যের মধ্যে এই যে পঞ্চায়েত ডিভোলিউশন ইন্ডেক্স তার মধ্যে আমরা 7ম পজিশনে। 2015-তে আমরা কোথায় ছিলাম? 13 নম্বর পজিশনে। তো আমাদের এইগুলো কিন্তু এই ইন্ডেক্স দিয়ে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি আমরা ঠিকভাবে কাজ করছি কিনা।
এবং 3.6%-এর কথা বলা হয়েছে, এবং 3.6% যে সেটা কিন্তু জাতীয় যে ইন্ডেক্স আছে, জাতীয় যে ক্যাটার পঞ্চায়েতে তার থেকে আমরা অনেক বেশি আমরা সেখানে আছি, এবং সেটা আমরা পঞ্চায়েত এ ক্যাটাগরিতে আমরা এখানে আছি। আমরা এর মধ্যে শুধু কাজ করলাম সেটা হবে না, কিন্তু প্রপারলি দক্ষতা যেটা সেটা কিন্তু খুব প্রয়োজন। पंचायत मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। रोड मैप पंचायत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने माई गवर्नमेंट पोर्टल के बारे में आम जनता में जागरूकता बढ़ाने और इसमें तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। এটা বলা যাবে যে গ্রামীণ শাসনের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, এবং এটা যদি স্ট্রং হয় তাহলে গণতন্ত্র কিন্তু স্ট্রং হবে, কারণ ডাইরেক্টলি এর মধ্যে মানুষের যে সম্পর্ক তার মধ্যে কিন্তু প্রতিফলিত হয়, এবং সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি আজকের এই যে অনুষ্ঠানে। এবং গ্রাম স্তরের যত উন্নয়নমূলক কাজ এই পঞ্চায়েত, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের লেভেলে, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট এবং পানীয় জল থেকে শুরু করে সবকিছু কিন্তু আপনারাই সিদ্ধান্ত নেবেন, এবং তার রোড ম্যাপও আপনারা তৈরি করেন। তাই বলছি যে সমস্ত যে এই ধরনের যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত, সেটা স্থানীয় জনগণই সেটাকে স্থির করে যে আগামী দিন আমাদের রাজ্য এবং আমাদের দেশ কিভাবে। এটা আমার সরকারের যে পোর্টাল, সেটা আমি যখন ওখানে প্রেজেন্ট করলাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি এত খুশি হয়েছেন, এবং উনি খুব আমাদেরকে বাহবা দিয়েছেন, এবং আমি কিন্তু মানে রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ইউর্স, এবং সেইভাবে যে কাজ হচ্ছে সমস্ত পঞ্চায়েতে। আমার সরকার প্রতি বৃহস্পতিবার এবং অন্য দিনে গিয়ে সমস্ত পঞ্চায়েতে ফটো তুলে নির্দিষ্ট সময়ে কোথায় কি খারাপ আছে, কি আছে, কি কাজ হয়নি, সময়ের মধ্যে কাজ করা, এটাকে আরো বেশি যাতে সচেতন করা যায়। এখানে যারা পঞ্চায়েত অফিসার থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা, এটাকে আরো বেশি ত্বরান্বিত করা যায় কিনা বিষয়টা আপনারা দেখবেন। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण विकास में तेजी लाने में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सशक्त बनाने और कल्याणकारी परियोजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य में राज्य सरकार के विभिन्न पहलों के बारे में प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पंचायत सदस्यों से पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक सेवा पर जोर देते हुए विकास योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सक्सेसफुल पंचायत मॉडल्स, डिजिटल इनिशिएटिव्स और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस के लिए पुरस्कार प्रस्तुतियां भी शामिल थी। उल्लेखनीय है कि नेशनल पंचायती राज डे हर वर्ष 24 अप्रैल को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के एनेक्टमेंट की याद में मनाया जाता है, जिसने भारत में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। ऊनकोटी जिला कांग्रेस ने त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की विलेज कम्युनिटी के शीघ्र चुनाव समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर कोला शहर के चीनी बागान इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। विधायक ब्रजेश सिन्हा घटनास्थल पर मौजूद थे। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य सरकार एडीसी विलेज कम्युनिटीज के चुनाव नहीं करा रही है। इसीलिए स्थानीय विधायक ब्रजेश सिन्हा ने कहा कि यह सड़क अवरोध सरकार और त्रिपुरा उच्च न्यायालय का ध्यान तुरंत ग्राम समिति चुनाव कराने की ओर आकर्षित करने के लिए उठाया गया था। कांग्रेस ने यह भी मांग किया है कि कोला शहर में अबैंडन एयरपोर्ट्स को खोला जाए और ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट को रेलवे मैप से जोड़ा जाए। ডিমান্ড হচ্ছে অনতি বিলম্বে মহামান্য আদালত এডিসি ইলেকশনে যাতে উনি ডিসিশন নেয়, কারণ এটা তো হাইকোর্ট গভর্নমেন্টকে নোটিশ দিয়েছে, গভর্নমেন্ট সময় চেয়েছে ডিসেম্বর পর্যন্ত, সময় তো অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এখন তো ইলেকশন দেওয়া দরকার। এখানে তো কাজকর্ম বন্ধ আছে, কতিপয় লোক ট্রাইবেলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে, ট্রাইবেলের পাহাড়িদের পেটে লাথি। राज्य सरकार ने बर्खास्त किए गए 10,323 शिक्षकों को आजीविका भत्ता देने का विरोध किया है। यह विरोध त्रिपुरा हाई कोर्ट में इस संबंध में दायर एक याचिका के जवाब में किया गया। राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अनुसार
छटनी किए गए शिक्षकों को किसी भी प्रकार का आजीविका भत्ता दिए जाने का कड़ा विरोध किया है। राज्य सरकार ने यह आपत्ति पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स सुभाष सिन्हा, शांतनु भट्टाचार्य और विधान दास द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई छुट्टी के अधिकार पर दिए गए 3 रेट पिटीशंस की सुनवाई के दौरान किया गया। मामले में याचिकाकर्ताओं ने जस्टिस सब्यसाची दत्ता पुरखास्त्य की अध्यक्षता वाले त्रिपुरा उच्च न्यायालय की एक पीठ के समक्ष मामले की पृष्ठभूमि और किस प्रकार सभी शिक्षकों की छटनी की गई के बारे में विस्तार से बताया। इस मामले में आवेदकों द्वारा एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया था, परंतु राज्य सरकार ने कोई दस्तावेज इसमें प्रस्तुत नहीं किया। संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों का हवाला देते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया गया था, जिसमें जीवन के अधिकार के रूप में जीवित शिक्षकों को सब्सिस्टेंस अलाउंस दिए जाने की मांग की गई थी। हालांकि राज्य सरकार इस मामले में आजीविका भत्ते देने के प्रावधान के बिल्कुल विपरीत है। इतना ही नहीं, जवाबी हलफनामे में राज्य सरकार ने मांग की है कि 10,323 शिक्षकों की बर्खास्तगी के अधिकार पर दस्तावेज मांगने के लिए आवेदकों पर आरोप तय किया जाएगा। यद्यपि त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने पहले ही राज्य सरकार को दस्तावेज उपलब्ध कराने या यह बताने की नोटिस जारी किया था कि दस्तावेज क्यों जमा नहीं किया जा सकता या इसे क्यों उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने अंततः घोषणा किया है कि मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बर्खास्त किए गए 10,323 शिक्षकों में से 200 शिक्षकों की असमय मृत्यु हो गई है, जिसमें 35 लोगों ने अवसाद के कारण आत्महत्या कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। एक साल के भीतर खुवाई से कमलपुर तक NH 208 की खराब स्थिति वाहन चालकों से लेकर सड़क पर आम लोगों तक सभी के लिए एक बुरा सपना बन गया है। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि निर्माण में क्वालिटी कंट्रोल की कमी के कारण राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग घाटे का सौदा बन गए हैं। जैसे जैसे वर्ष बीतते जा रहे हैं, राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत खराब होती जा रही है। 2 दिनों की मूसलाधार बारिश में राष्ट्रीय राजमार्ग 208 की खस्ता हालत ने वाहन चालकों से लेकर आम लोगों तक सभी को परेशान कर दिया है। इस मामले में शिकायत खराब गुणवत्ता वाले काम के बारे में है। ख्वाई टाउन से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 208 के निर्माण में शुरू से ही घटिया गुणवत्ता के काम की शिकायत उठाई जा रही थी, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने कई बार सड़क जाम किया था। खुवाई से कमलपुर तक नेशनल हाईवे नंबर 208 की खस्ता हालत इस समय सभी के सामने है। इस स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान वाहन चालकों को उठाना पड़ रहा है। तो प्रत्येक दिन रास्ता एत परिमाणे खाराप হইছে আমরা এই সব গাড়ি তো লাইক গিয়ে জায়গা নিস্তিস আর বড় গাড়ির অবস্থা তো কোনো লাভ নাই। এটা তো এমন ভাবে চলে মানে যেমন গাড়ি কোন সময় পাল্টে যাবে কোনো ঠিক নাই। আর দুর্ঘটনা তো প্রত্যেক দিনই আছে, প্রত্যেক দিন। আচ্ছা, এই বিষয়ে কি গাড়ি কিও ক্ষতি হইছে? গাড়ি তো প্রচন্ড করে আমরা এই দুদিন পরে পরে গাড়ি এটা ঠিক করানো লাগে, এটা ঠিক করানো লাগে। এই ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে আইছেন, হ্যাঁ কিরকম রাস্তার অবস্থা? রাস্তা একদম ব্রিজগুলো উঠিয়া রাস্তা জমা হইয়া পুরা খারাপ হয়ে রাস্তা। আপনারা তো লোড গাড়ি নিয়ে আইয়েন, মানে কিরকম অভিজ্ঞতা আপনারা? অভিজ্ঞতা তো বহুত ইয়ে পড়িয়া মনে করেন 1 বছরের মতো হয়েছে। আমরা তো মনে করছিলাম এটা খুব ভালো রাস্তা হইব, আমরা হাইওয়ে হয়েছে খুব ভালো, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে আমরা এদিক দিয়ে যাতায়াত করতেছি, যে কোনো সময় দুর্ঘটনা হইতে পারে। 1 বছরও হয়েছে না রাস্তার এই বেহাল অবস্থা। আমরা খুব কষ্ট হয় এই রাস্তাটা চলাফেরা করতে। सभी सड़क बड़े बड़े गड्ढों और कीचड़ से भरा हुआ है। इस सड़क पर यात्रा करना बहुत खतरनाक हो गया है। 1 साल के भीतर ही राष्ट्रीय राजमार्ग हर कुछ दिनों में टूटता जा रहा है। हालांकि दिन में तो किसी तरह से यात्रा करना संभव है, लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के अंधेरे में इस सड़क पर यात्रा करना बेहद खतरनाक हो गया है। দিনের বেলা যেমন তেমন আমরা আলোর মধ্যে দেখি, কিন্তু রাত্রে বেলা তো চলা মুশকিল, রাতে চলনই যায় না, এদিকে লাইট থাকে না। আমরা ওই বাঁচায় আমরা চিনি দিকে রাত্রেবেলা তো বাঁচায় জানি আমরা টার্গেট করছি এখানে এখানে আছে, নতুন মানুষরা তো চিনবো না, এটি একটা প্রবলেম হচ্ছে এখানে। অনেকদিন ধরে রাস্তা পড়ে গেছে, ভর্তি করে কিছুদিন গেছে পরে ভাঙ্গিয়া ডাইবিতেছে গা, বড় বড় গাড়ি আইতেছে আর ডাইবিতেছে গা, ইয়ারপর দেন তারপরে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, কদিন পরে অ্যাক্সিডেন্ট হইতেছে। এখানে গাড়ি মানে ডাবল লাইনের রাস্তা করছে, মানে এক সাইডে গাড়ি যেতেছে, এক সাইডে গাড়ি যায়, এক সাইডে ভাঙতেছে, এক সাইডে তো গাতা ওইসই, এটা মানে সাইডে দিয়ে এক সাইডে যায়,
মানে গাড়ি গাড়ি ইয়ে লাগতেছে পাল্টে লাগতেছে অ্যাক্সিডেন্ট হইতেছে এখানে এই জায়গাটা বাড়ি ঘরের সামনে তার গাতাটা আর বাড়ি ঘরের মানুষ যাইতে অসুবিধা হচ্ছে এই জায়গাটার কি নাম? সাংঘাতিক ধরনের গাতা হয়েছে। संबंधित स्थानीय लोगों ने सीधे तौर पर शिकायत की है कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने खोवाई कमलपुर रोड के निर्माण में किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया। इस मामले में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी जिसने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का ठेका दिया था, उन्होंने बिना कोई जाल बनाए काम कर दिया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 208 एक वर्ष से भी कम समय में जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। थोड़ी सी बारिश के बाद अगर NH 208 की हालत इतनी खराब है तो सड़क उपयोगकर्ताओं को चिंता है कि बारिश के मौसम में इसकी हालत क्या होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। हालांकि इस मामले में निर्माण की क्वालिटी सुपरविजन की कमी के कारण ये सभी निर्माण कार्य कुछ बेईमान ठेकेदारों के लिए धन शोधन का कार्य बन गया है, ऐसा संबंधित सूचना हलकों से पता चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ শরীরে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এসেছিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार है। सदर जिला कांग्रेस ने मेडिकल चेकअप में करप्शन, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी, इलाज के अभाव में मरीजों की मौत, हॉस्पिटल के बुनियादी ढांचे की गिरावट सहित विभिन्न आरोपों को उठाया है। कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने शहर में मार्च निकाला और इस मुद्दे के संबंध में हेल्थ डिपार्टमेंट के निदेशक को एक प्रतिनिधि मंडल सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य की हेल्थ सर्विसेज सबसे निचले स्तर तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि जीबी हॉस्पिटल की सेवाओं को लेकर शिकायतें खत्म होने का नाम नहीं लेती। इलाज के अभाव में मरीज लगातार मर रहे हैं। अस्पताल में वर्कर्स की संख्या बहुत कम है। कांग्रेस ने कहा कि यह सब प्रदर्शन इन सभी मुद्दों के विरोध में किया गया है। স্বাস্থ্যের বেহাল অবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আইসিইউতে চলে গেছে। আমরা প্রার্থনা করছি আইসিইউ থেকে যাতে ভেন্টিলেশনে না যায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অব্যবস্থা চলছে এবং দুর্নীতির আখড়া হয়ে গেছে। আমরা বহির্বিভাগ থেকে শুরু করে আভ্যন্তরীণ বিভাগে আমরা দেখতে পাচ্ছি শত শত দরিদ্র লোক যখন লাইন ধরে টিকিট কাটতে আসে তখন মেশিন খারাপ থাকে। প্রায় राज्य सरकार ने गुड सैमरिटन स्कीम के स्थान पर राहवीर स्कीम शुरू किया है। इस मामले में यदि आप दुर्घटना पीड़ित की मदद करते हैं तो आपको 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने यह घोषणा किया। शनिवार को मंत्री सुशांत चौधरी ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की। राज्य सरकार ने राज्य में दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए गुड सैमरिटन स्कीम के स्थान पर राहवीर स्कीम शुरू किया है। इस मामले में मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा है कि दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को पहले घंटे में अस्पताल पहुंचाने के लिए संबंधित व्यक्तियों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। সেই গুড স্যামারিটান স্কিম বর্তমানে পরিবর্তন করে রাহবীর স্কিমে পরিণত করা হয়েছে। এবং গুড স্যামারিটান প্রকল্পটা কি ছিল? স্কিমটা আগে যে কোথাও যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, ওই অ্যাক্সিডেন্টে যে ইনজিউর্ড পারসন থাকবে তাকে সেখানকার যারা স্থানীয় জনগণের মধ্যে যারা গোল্ডেন আওয়ার বলে 1 ঘন্টার মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে তাকে 5,000 টাকা ক্যাশ পুরস্কৃত করা হবে।
কেন্দ্রীয় সরকার এই গুড সামারিটান যে স্কিম সেটাকে আরও জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, মানুষকে এই অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এর অর্থটা আরও বৃদ্ধি করেছে। 5,000 টাকা থেকে সেটাকে বৃদ্ধি করে 25,000 টাকা করা হয়েছে এবং গুড সামারিটান যে স্কিম তার নাম বদলে সেটাকে রাহবীর স্কিম নামে প্রদান করা হয়েছে নতুনভাবে। এবং তাতে বলা হয়েছে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, যে অ্যাক্সিডেন্ট হলো সেই অ্যাক্সিডেন্টে যে ইনজিউর্ড পারসন তাকে সেখান থেকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে গোল্ডেন আওয়ারে, এবং ওই স্থানীয় পুলিশকে সেটা রিপোর্ট করতে হবে। স্থানীয় পুলিশ থেকে রিকমেন্ডেশন নিয়ে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট সেটা गुड सामारिटन अर्थ प्रदान करबे एवं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेटा केंद्रीय सरकार के कम्युनिकेट। मंत्री सुशांत चौधरी ने आज यह भी कहा कि परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार को 155 करोड़ रुपए का राजस्व प्रदान किया है। टू डिक्लेयर जे एबार हाईएस्ट रेवेन्यू আমরা পরিবহন দপ্তর থেকে রাজ্য সরকারকে দিয়েছি 155 কোটি টাকা এবং ক্যাশলেস সিস্টেম চালু হওয়ার পর থেকে এই আমাদের যে রেভিনিউ জেনারেশন তার মধ্যে ট্রান্সপারেন্সি এসছে, স্বচ্ছতা এবং অর্থের যে পরিমাণ রেভিনিউ জেনারেশন সেটা আরও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। হাইয়েস্ট এভার রেভিনিউ जनरेटेड बाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। परिवहन विभाग वर्तमान में राज्य भर में 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम कर रहा है। मंत्री सुशांत चौधरी ने आज कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को इन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि ई चालानिंग में अधिक दक्षता लाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समय समय पर समीक्षा बैठक की जा रही है। परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने सभी संबंधित पक्षों से कहा है कि वह सेम नंबर वाले किसी भी वाहन के पंजीकरण की सूचना तुरंत परिवहन विभाग या अधिकारियों से साझा करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। पुलिस ने शिकायतों के बाद अल अमीन हुसैन नामक एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स पर एंटी नेशनल और महिलाओं के बारे में ऑफेंसिव कंटेंट अपलोड करने का आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि यदि उसे शनिवार को अदालत पेश किया जाता है तो उसे 5 दिनों के पुलिस रिमांड में लिया जाएगा। सिपाहीजला के निवासी अल अमीन हुसैन फेसबुक अकाउंट के जरिए अपना कंटेंट चलाते थे। पुलिस ने यह भी कहा है कि हम उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रहे हैं जो ऑफेंसिव कंटेंट ब्रॉडकास्ट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हैं। अमीन हुसैन ताके আমরা আটক করি, আটক করার পর তার বিরুদ্ধে একটা আমরা স্পেসিফিক মামলা নিয়েছি যার নাম্বার 44/2025 আন্ডার সেকশন 152, 299, 196, 352, 353 ক্লজ 2, 79 অফ বিএনএস অ্যান্ড 67 অফ আইটিএ। সে এই চ্যানেলগুলির মধ্যে ইউটিউব চ্যানেলগুলি এবং ফেসবুক যে চ্যানেলটি আছে এটার মধ্যে সে माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के मार्कशीट्स और प्रमाण पत्र 5 और 6 मई को जारी किए जाएंगे। त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को इसकी घोषणा की। माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और मद्रासा परीक्षाओं के लिए मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स 5 और 6 मई को जारी किए जाएंगे। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने शनिवार को एक अधिसूचना में इसकी घोषणा की। टीबीएससी ने एक अधिसूचना में कहा 2025 माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और मद्रासा परीक्षाओं के लिए मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स बोर्ड ऑफिस से 5 मई सोमवार और 6 मई मंगलवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जारी किए जाएंगे। टीबीएससी ने एक अधिसूचना में कहा स्कूल के प्रिंसिपल या उनके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए अपने संबंधित स्कूलों के मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स एकत्रित कर सकते हैं। सीबीएसई ने घोषणा किया है कि 2025 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए अलग अलग आवेदन पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। टीबीएससी ने एक अधिसूचना में कहा कि विद्यार्थियों द्वारा विधिवत भरे गए आवेदन पत्र स्कूल में समीक्षा के लिए जमा करने की अंतिम तिथि 8 मई और तथा स्कूल द्वारा बोर्ड में जमा करने की अंतिम तिथि 14 मई होगी। उल्लेखनीय है कि टीबीएससी द्वारा आयोजित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के परिणामों से पता चलता है कि 25,673 स्टूडेंट्स माध्यमिक और 7,052 स्टूडेंट्स
उच्चतर माध्यमिक में पास हुए हैं। माध्यमिक में पासिंग परसेंटेज 86.53% का है तथा उच्चतर माध्यमिक में 79.29% का है। जिला स्तर के परिणामों में माध्यमिक में दक्षिण त्रिपुरा जिला और उच्चतर माध्यमिक में सिपाहीजला जिला उत्तीर्ण दर में शीर्ष पर है। त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने घोषणा किया है कि ईयर सेवर एग्जाम्स अगले 2 महीनों के भीतर आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। शनिवार सुबह अगरतला के हपानिया बाजार में भीषण आग लगने से करीब 7 व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक हो गए। खबर मिलते ही 2 फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बाजार के चिंतित व्यापारियों ने बताया कि भीषण आग में कई एलपीजी सिलेंडर्स फट गए। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि यह आग फास्ट फूड स्टॉल में लगे एलपीजी गैस सिलेंडर में शुरू हुआ। কিসের দোকান ছিল এটা? টিফিনের দোকান। কয়টা সিলিন্ডার হয়েছে? কয়টা সিলিন্ডার ব্রাশ করছে? ব্রাশ তখন আমরা যে একটা জানা চলতে যেটা শুনতেছে একটাই হচ্ছে একটা ব্রাশ মারছে। মানে কয়টা দোকান ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? দোকান তো ক্ষতি হয়েছে, বেশি হয়েছে 4টা দোকান, 2টা দোকানের সামনে बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।